अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर 2 फोकस ऑन कम्प्रिहेंशन सेमेस्टर 1 का सिलेबस। सो एग्जामिनिंग स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेक्स्ट। इसमें हम एग्जामिन करेंगे स्ट्रक्चर किसी भी जो है ना यूनिट का, किसी लेसन का, कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है और टेक्स्ट कैसे ऑर्गेनाइज किया हुआ उसके अंदर। ओके, सो इसका नाम है यूनिट नंबर 2 का एग्जामिनिंग सेंटेंसेस। यानी कि हम देखेंगे कि सेंटेंस किस किस्म के, सिंपल सेंटेंस है, कम्प्लेक्स है या कंपाउंड सेंटेंस है, कि सेंटेंस कैसे यूज़ होते हैं ना लेसन्स के अंदर। और सेकेंडली हम इसमें एक गुरिल्ला, माउंटेन गुरिल्लास के बारे में पढ़ेंगे। एक एक्टिविटी का नाम ये है और दूसरा साइलस मार्नर। सो ये दो, एक साइलस मार्नर एक स्टोरी है, एक छोटी बच्ची की एपी की, और एक गुरिल्लास माउंटेन एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई अबाउट गुरिल्लास। सो लेट्स स्टार्ट द यूनिट। फोकस ऑन लैंग्वेज, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देखते हैं सबसे पहले। देर आर 3 बेसिक सेंटेंस टाइप्स। सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस की क्या एग्जांपल है? द कैट इज़ ब्लैक, यानी कि यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है और सिर्फ ये सेंटेंस जो है एक ही आइडिया कन्वे कर रहा है। नंबर 2 है कोऑर्डिनेटेड सेंटेंस। सो कोऑर्डिनेटेड, ही वॉज टॉल एंड वोर अ डार्क कोट। अब इसमें दो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई हैं, एक तो वो टॉल है और उसने डार्क कोट पहना हुआ है। थर्ड है कम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कि मेड फ्रॉम मेटल alloy. This wonderful gadget contain a number of special feature which allow it to perform several functions. अब जो complex sentence है इसमें जो है many informations शेयर की गई हैं. Next, as you can see, the first sentence contain only one idea, the second two, and the third sentence not only contain 3 ideas but also tell us the relationship between them. अब इसमें जो है रिलेट कर रही हैं बातें इस पूरे सेंटेंस में, कम्प्लेक्स में। आल्सो सिंपल एंड कोऑर्डिनेटेड सेंटेंस आर ऑफन यूज इन सोफिस्टिकेटेड पीसेस ऑफ राइटिंग। अब ये सोफिस्टिकेटेड सिंपल पीस ऑफ राइटिंग में यूज होते हैं कोऑर्डिनेटेड और सिंपल सेंटेंस। It is the complex sentence which present the greatest challenge to the reader. When you are asked to summarize the text, you will often have to pull complex sentence apart to. जब हम summary लिखते हैं तो उसमें हम कौन सा sentence use करते हैं? complex sentence apart. So you can select the most important ideas, जिसमें हम important ideas को जो है select करते हैं. The following task will give you some प्रैक्टिस। अब 2.1 में हमें एक प्रैक्टिस दी गई कि कौन से सेंटेंसेस हैं। सो रीड द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एन आर्टिकल अबाउट द प्लाइट ऑफ माउंटेन गुरिल्लास। माउंटेन गुरिल्लास के बारे में एक आर्टिकल है, वो देखते हैं। मैनी बायोलॉजिस्ट फियर दैट द ग्रेटेस्ट थ्रेट to the planet's last 650 mountain gorillas is not poaching or deforestation or human encroachment, but the presence of ecotouristes, the very people who care most about the welfare of those of these wonderful animals. बहुत से माहिरीन हयातियात को खदशा है कि कुर्रा अर्ज़ के लिए आखिरी 650 पहाड़ी गुरीलों का सबसे बड़ा ख़तरा गैर कानूनी शिकार या जंगलात की कटाई या इंसानी तजावीज़ात नहीं है, बल्कि माहौलियाती सियाहों की मौजूदगी है। वो लोग जो इन जानवरों की बहबूद का सबसे ज़्यादा ख्याल रखते हैं। यानी कि ये अब हमें बताया गया कि ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है, उसकी एक हमारे पास जो है एग्जांपल है। उन्होंने बताया कि अब ये कम्प्लेक्स सेंटेंसेस में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है, ठीक है। अब नीचे उन्होंने लिस्ट बना दी कि इधर से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली। 650 गुरिल्लास हैं, दे आर थ्रेटन्ड बाय पोचिंग, दे आर थ्रेटन्ड बाय डिफोरेस्टेशन, पोचिंग और डिफोरेस्टेशन के बारे और थ्रेटन्ड बाय ह्यूमन इंक्रोचमेंट। सो पीपल मूविंग इनटू देयर टेरिटरी, जो उनके इलाके में लोग आते हैं, सो उनको उनसे खतरा है। अब यहाँ से सेवरल आइडियाज़ कन्वे हो रहे हैं, तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ हमारे पास? ये हुआ है कम्प्लेक्स सेंटेंस। अच्छा, विच ऑफ द अबव पॉइंट्स प्रेजेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन द सेंटेंस। अब जो हमने ऊपर सेंटेंस पढ़े हैं उसमें से इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? हियर इज इन द अबव सेंटेंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिगार्डिंग टू द माउंटेन गुरिल्लास। अब ये सारी बात किससे रिलेटेड हुई है? माउंटेन गुरिल्लास से। नेक्स्ट देखते हैं, डीकंस्ट्रक्टिंग अ कम्प्लेक्स सेंटेंस। एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है, उसको हमने यहाँ पर जो है उसके पॉइंट्स डिफरेंट अलग-अलग करने, डीकंस्ट्रक्ट यानी ब्रेक करके तो उसको बनाना है कि कितने सेंटेंस मिलकर वो कम्प्लेक्स सेंटेंस बना है। आफ्टर 1902 देयर वाज अ स्पेट ऑफ गुरिल्ला हंटिंग, some of it the guise of scientific research
some by well-armed hunter, exaggerating their bravery in overcoming full-on attacks from these fearsome and dangerous beasts, or so they claim. अच्छा, 1902 के बाद गुरिल्ला के शिकार की रफ्तार तेज़ थी। इसमें कुछ साइंसी तहकीक की आड़ में कुछ मसला उन शिकारियों ने खौफनाक और ख़तरनाक दरिंदों के हमलों पर मुकम्मल काबू पाने में अपनी बहादुरी को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया या उन्होंने दावा किया। अब पहला इसमें पूछा गया लिस्ट ऑल द इन्फॉर्मेशन इन द सेंटेंस। 1902 के बाद जो है गुरिल्ला की हंटिंग ज़्यादा होगी, साइंटिफिक रिसर्च थी बाय द वेल आर्म्ड हंटर्स, और वेल आर्म्ड हंटर्स यानी कि जो ऐसे शिकारी जो सब कुछ जानते हैं, और फॉर एग्जैगरेटिंग देयर ब्रेवरी उन्होंने अपनी बहादुरी को जो है सामना किया। ओवरकमिंग फुल अटैक ऑन दीज फियरसम एंड डेंजरस बीट्स, उन्होंने इन दरिंदों पर जो है अटैक किया, फुल अटैक किया। सो इसमें ना डिफरेंट इन्फॉर्मेशन हमारे पास शेयर हुई है गुरिल्लास के बारे में, गुरिल्ला की हंटिंग के बारे में, और जो है हंटर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन आई। तो अब ये भी हमारे पास कम्प्लेक्स सेंटेंस था जिसको हमने 5 सेंटेंसेस में इसको हमने डिवाइड किया कि ये 5 सेंटेंसेस से मिलकर बना है। नेक्स्ट है हाउ मैनी सेपरेट पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन कैन यू आइडेंटिफाई। अब इसमें से हम कितने सेपरेट पीसीज जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 5 separate pieces of information can be identified. It is mentioned in the above question 1. above question 1 के अंदर जो हमने 5 pieces जो है सेपरेट किए हैं वही क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। यानी कि अब ये हो गई सेंटेंस की कम्प्लेक्स वाली टाइप, क्योंकि इसमें बहुत सारे आइडियाज़ कन्वे किए गए, 4-5 आइडियाज़ कन्वे किए गए एक ही सेंटेंस में। तो ये इसमें हमारे पास फर्दर 5 सेंटेंस निकले जिसमें इंपॉर्टेंट बातें की जो आपको बताई गई, और क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है 2 का भी वही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फोकस ऑन लैंग्वेज एंड सब ऑर्डिनेट क्लासेस। एक्टिविटी 2.3 अंडरस्टैंडिंग वर्ड ऑर्डर। अब इसमें हम वर्ड का ऑर्डर अंडरस्टैंड करेंगे कि लफ्ज़ एक सेंटेंस है उसमें वर्ड्स हैं उनका क्या ऑर्डर है। सो इमेजिन दैट यू आर राइटिंग अ हॉरर स्टोरी। ख्याल करें कि आप एक हॉरर स्टोरी लिख रहे हैं। विच ऑफ दीज 2 सेंटेंसेस वुड बी चूज एंड वाई। हॉरर स्टोरी लिख रहे हैं तो आप कौन से 2 सेंटेंस चूज़ करेंगे और क्यों। ओके जी, सेंटेंस नंबर 1 है ही एंटर्ड द रूम विस्लिंग अ चीयरफुली ट्यून, या विस्लिंग अ चीयरफुल ट्यून ही एंटर्ड द रूम। अच्छा जी, जो सेंटेंस ए है यानी कि वो कमरे में दाखिल होता है एक चीयरफुल ट्यून के साथ, और नंबर 2 है वो चीयरफुल ट्यून के साथ कमरे में दाखिल होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हॉरर इम्पैक्ट नहीं शो कर रहा, जो बी है, बी सेंटेंस है वो हॉरर इम्पैक्ट शो कर रहा है। सो बी आप जो ए है वो क्रॉस कर दें और बी जो है उसको मार्क कर दें, ठीक है। उसके सामने पेंसिल से हॉरर लिख लें। आगे अंडरस्टैंडिंग वर्ड ऑर्डर 2.3 में हम देखते हैं द चॉइस ऑफ वेयर टू पुट द सबऑर्डिनेट क्लासेस इज ऑफन मोर इम्पोर्टेंट टू परसुएसिव टेक्स्ट देन in other time. For instance, here is lawyer addressing the jury in murder trial. He does it in one of 2 sentences. Which is more effective? अब इन 2 सेंटेंस है उसमें बताना है कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है। यानी कि एक वकील है वो अदालत में ख़ताब कर रहा है एक मर्डर ट्रायल, यानी कि एक मर्डर हुआ है। तो डिस्पाइट what some may think that man did not commit the murder. Second है that man despite what some may think did not commit the murder. अगर by the beginning the sentences with that man and embedding the clause the liar makes his case more persuasive. अब that man वो इशारा कर रहा है कि वो वाला आदमी, तो इसमें जो है लॉयर का जो केस है वो ज़्यादा परसुएसिव है, ज़्यादा सुना जाएगा और उसकी बात ज़्यादा मानी जाएगी, यानी कि यकीन दहाई इसमें बढ़ गई है क्योंकि उसने इशारा कर दी कि that man. Contemporary writers often seek to simplify sentences in order to give their writing fast pace. यानी कि हम असल जो राइटर्स हैं वो अक्सर अपनी राइटिंग के अंदर सिंपल सेंटेंस यूज़ करते हैं अपनी राइटिंग की स्पीड को फास्ट करने के लिए, यानी कि ज़्यादा लिख सकें ताकि वो, इसलिए वो सिंपल सेंटेंस यूज़ करते हैं। हाउएवर राइटर फ्रॉम द 19th सेंचुरी एंड अर्लियर प्रेफर्ड द कम्प्लेक्स सेंटेंस। अब 19th सेंचुरी और अर्लियर जो है, जो अभी अभी आए हैं वो राइटर्स, जो अभी भी राइटर्स इस सदी में हैं, वो कम्प्लेक्स सेंटेंस को प्रेफर करते हैं, और उनका ये कहना है कि कम्प्लेक्स सेंटेंस यूज़ करने से रीडर की अटेंशन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी।
अब जो हम नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट पढ़ेंगे, एपी की एक स्टोरी पढ़ेंगे एक बच्ची की, तो उसमें जो है ज़्यादातर कम्प्लेक्स सेंटेंस से यूज़ किया गया, यानी कि कम्प्लेक्स सेंटेंस की एक अच्छी मिसाल जो हमारे सामने पेश की गई है, साइलस मार्नर। सो देखते हैं पहला पैराग्राफ, यानी कि पहला सेंटेंस। साइलस मार्नर एक वीवर का नाम है। एन अनमेरिड वीवर फाइंड्स अ बेबी गर्ल अबंडेंट ऑन हिज डोर स्टेप, ही डिसाइड टू अडॉप्ट हर। अच्छा जी, साइलस मार्नर एक जो है अनमेरिड जो है बुनने वाला है, वीवर जो बुनने वाला है, ये कपड़ा बुनता होता है, इसका ये काम होता है। सो इसको एक बेबी गर्ल अपने घर के बाहर जो है मिलती है, एक छोटी सी बच्ची, वो अकेली होती है। ही डिसाइड टू अडॉप्ट, वो फैसला करता है कि उसको अडॉप्ट कर ले, अपनी बेटी बना ले। सो स्टार्ट करते हैं। इट वॉज क्लियर दैट एपी, अब यहाँ आगे एपी की स्टोरी और उसके साथ जो उसका रिलेशन है, जहाँ वो रहते हैं, जिस तरह से रहते हैं, वो स्टार्ट हो गया। पहले हमने पढ़ा है कि साइलस मार्नर एक वीवर है, उसने एक बच्ची को अडॉप्ट किया जो उसको अपने घर के बाहर मिली। लेट्स स्टार्ट। It was clear that Appy, with her short toddling step, must lead Father Silas' pretty dance on any fine morning when circumstances favored mischief. अच्छा जी, पैराग्राफ 1 में वो कहता है कि ये वाज़िया था कि ये छोटे छोटे कदमों वाली बच्ची अपने फादर साइलस को जो है सुबह सुबह हर मॉर्निंग में एक नया रक्स दिखाती है, खूबसूरत डांस दिखाती है, जब हालात शरारत के हक में हो। नाउ वी स्टार्ट पैराग्राफ नंबर 2, बट पैराग्राफ नंबर 2 जो है कंप्लीट कम्प्लेक्स सेंटेंस पर बेस कर रहा है, इसमें कम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल, ही हैड वाइजली चूजन अ ब्रॉड स्ट्रिप ऑफ लाइनन एज अ मीन ऑफ फास्टनिंग हर टू हिज लूम व्हेन ही वाज बिजी। It made a broad belt round her waist. He was long enough to allow of her reaching the truckle bed and sitting down on it, but not long enough for her to attain any dangerous climbing. One bright summer's morning, Silas had been more engrossed than usual in setting up a new piece of work, an occasion on which his scissors were in requisition. The scissors, owing to an special warning of Dolly's, had been kept carefully out of Appy's reach, but the click of them had a peculiar attraction for her ear, and watching them the results of that click, she had derived the philosophical lesson that the same cause would produce the same effect. Silas had seated himself at his loom, and the noise of weaving had begun, but he had left his scissors on a ledge which Happy's arm was long enough to reach, and now, like a small mouse watching her opportunity, she stole quietly from her corner, secured the scissors, and toddled to the bed again, setting up her back and as a mode of concealing the fact. अच्छा जी, पैराग्राफ नंबर 2, मिसाल के तौर पर जब वो मसरूफ़ था तो इसने एक बड़ी समझदारी से कपड़े की एक चौड़ी पट्टी का इंतखाब किया था, ताकि वो एक चौड़ी पट्टी ताकि वो इसे अपने अपने लूम के साथ बांध सके। इसने एपी की कमर के गिर्द एक चौड़ी पट्टी बनाई थी, और ये इतनी लंबी थी कि वो ट्रंक के बिस्तर तक पहुंचकर इस पर बैठ सकती थी, यानी कि वो अपने बिस्तर पर बैठ सकती थी। इतनी लंबी चौड़ी पट्टी उसने उसकी कमर पे बांधी थी, लेकिन इसके लिए इतनी देर नहीं कि वो किसी खतरनाक चढ़ाई को हासिल कर सके। गर्मियों की एक रोशन सुबह, सिलास काम का एक नया हिस्सा तरतीब देने में मामूल से ज़्यादा मगन था, यानी बहुत बिजी था उस दिन, उसको नया प्रोजेक्ट मिला था उसको करने के लिए। इसके बाद उसको अपनी एक कैंची की ज़रूरत पड़ती है। एक ऐसा मौका आता है जब उसको अपनी कैंची की ज़रूरत पड़ती है, और उस कैंची को डोली के एहतियात से एपी की पहुंच से दूर रखा गया था, एहतियात के साथ, कि एपी उस कैंची को पकड़ ना ले। लेकिन कैंची के क्लिक ने, यानी कि उसकी आवाज़ ने एपी के दिलों कानों में एक कशिश पैदा कर दी, और इस क्लिक को देखकर एपी ने एक फ़लसफियाना सबक अखज़ कर लिया था, यानी कि वो सीख गई थी कि इस सीज़र को कैसे यूज़ करना है।
एक ही वजह एक ही असर पैदा करेगी। सिलास अपने करघे पर बैठ गया था और बुनाई का शोर शुरू हो गया था। सिलास ने अपनी कैंची को एक किनारे पर छोड़ दिया था, जिस पर पहुंचने के लिए एपी का बाजू काफी लंबा था। अब एक छोटे चूहे की तरह इसने इसका मौका देखते हुए इसने खामोशी से कैंची को चुरा लिया और कैंची को महफूज किया और दोबारा बिस्तर पर लेट गई, यानी कि छुपा लिया। हकीकत को छुपाने के तरीके के तौर पर इसकी पीठ खड़ी कर दी। अच्छा, इन लाइंस में हमने पढ़ा कि फैक्ट तक पैराग्राफ नंबर 2 पढ़ा कि जो है साइलस है वो काम में बहुत ज़्यादा बिजी होता है। एक दिन वो एक पट्टी के साथ जो है अपनी बेटी को बांध देता है और अपने काम में बिजी हो जाता है, और उसके पास एक कैंची होती है, और कैंची जो बच्चे उसको बहुत अट्रैक्ट करती है। बच्चे जो हर चीज़ जो है बड़े यूज़ कर रहे होते तो सीखने की कोशिश करते हैं, तो एपी ने भी यही किया। एपी ने उसको देखा पट्टी को बांधते हुए कैंची को, कि वो किस तरह यूज़ करता है, तो वो उस कैंची को ना एक कॉर्नर पे रखकर अपने काम में बिज़ी हो जाता है। तो एपी जो है ना खामोशी से उस कैंची को चुराने की कोशिश करती है। वो उस कैंची को चुरा के अपने बेड के पास मतलब उसी तरह बैठ जाती है बैक करके, कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। She had a distinct intention as to use of the scissor, and having cut the linen strip in a jagged but effectual manner in 2 moments, she had run out of the open door where the sunshine was inviting her, while poor Silas believed her to be a better child than usual. It was not until he happened to need his scissor that the terrible fact burst upon him. Eppie had run out by herself, had perhaps fallen into the stone pit. Silas, shaken by the roast fear and could have befallen him, rushed out calling Eppie and ran eagerly about the unenclosed space, exploring the dry cavities into which she might have fallen, and then gazing with questioning dread at the smooth red surface of the water. The cold drops stood on his brow. How long had she been out? There was one hope that she had crept through the stile and got into the fields where he habitually took her to stroll. But the grass was high in the meadow, and there was no descrying her if she were there, except by a close search that would be a trespass on Mr. Osgood's crop. Still, that misdemeanor must be committed, and poor Silas, after peering all round the hedgerows, traversed the grass, beginning with perturbed vision to see Appy behind every group of red sorrel, and to see her moving always further off as he approached. अच्छा, जब वो कहते हैं कैंची के इस्तेमाल के बारे में, इसका एक अलग ही इरादा था। वो लाइनन की पट्टी को एक असरअंदाज तरीके से काट कर खुले दरवाजे से बाहर निकल गई, जहाँ सुबह की धूप उसे दावत दे रही थी, जबकि साइलस को यकीन था कि वो मामूल के बच्चों से बेहतर है। उस वक़्त तक नहीं हुआ था जब तक उसे अपनी कैंची की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। इस पर खौफनाक हकीकत फट पड़ी। जब मतलब उसको कैंची की ज़रूरत पड़ी तो उसने देखा तो एपी नहीं थी, तो वो खौफनाक हो गया था, यानी कि अजीब सिचुएशन हो गई थी उसकी। एपी खुद ही भाग गई थी। अब उसके दिल में अजीब अजीब ख्याल आते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है वो। शायद पत्थर की गड्ढे में गिर गई थी। वो इस बदतरीन खौफ से हिला और जो इस पर पड़ सकता था। जल्दी से बाहर निकला और एपी पुकारा और बड़ी बेताबी से गैर बंद जगह की तरफ भागा। खुश्क गहराओं में देखता है जिसमें एपी गिर सकती थी, उसको लगता था, और फिर सवालिया नज़रों से सुर्ख हमवार की तरफ देखता है, और उसकी पेशानी पर पानी के सर्द कतरे पड़े थे, यानी कि मतलब उसको परेशानी से पसीने आ रहे थे। वो कब तक बाहर थी? एक उम्मीद थी कि वो खेतों में चली गई होगी, जहाँ वो आदतन अक्सर उसको टहलने के लिए ले जाता था। अगर वहाँ मौजूद होती तो इसके बारे में कुछ बयान नहीं कर सकता था। वह इसके के करीब से तलाश की जाए जो मिस्टर ओसगट की फसल के करीब होगी। फिर भी बदतमीज़ी का इर्तिकाब करना चाहिए। और बेचारे सिलास ने चारों तरफ झांकने के बाद घास से गुजरते हुए घास की तरफ परेशान नज़रों से रुख किया ताकि सुर्ख सोरल के हर ग्रोह के पीछे एपी को देखा जा सके। और जब वो करीब आया तो उसे हमेशा आगे बढ़ते हुए देखा। The meadow was searched in vain.
and he got over the stile into the next field, looking with dying hope toward a small pond which was now reduced to its summer shallowness, so as to leave a wide margin of food and adhesive mud. Here, however, sat Appy discussing cheerfully to her own small boat, which she was using as a bucket to convey the water into a deep hoof mark, while her little naked foot was planted comfortably on a cushion of olive green mud. A red-headed calf was observing her with alarmed doubt through the opposite hedge. घास का मैदान बेकार तलाश किया गया था। वो एक छोटे से तालाब की तरफ से दम तोड़ती हुई उम्मीद से गुजरते हुए दूसरे खेत में दाखिल हुआ। अब मौसम गर्मा के अथलेपन तक कम हो गया था ताकि अच्छी चिपकने वाली कीचड़ का एक हाशिया छोड़ सके, एक वसी हाशिया छोड़ सके। ताहम यहाँ एपी बैठी अपने छोटे बूट से खुश दिली से बातें कर रही थी, जिसे वो पानी के गहरे खुर के निशान पोंछने के लिए बाल्टी का इस्तेमाल कर रही थी। बाल्टी के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी, जबकि इसका नंगा पाँव जैतून की सब्ज़ मिट्टी के कुशन पर आराम से रखा हुआ था। एक सुर्ख सर वाला बछड़ा मुखालिफ सिमत से खौफ ज़दा शक के साथ इसे देख रहा था। अच्छा जी, पैराग्राफ 2 के अंदर ये एक कम्प्लेक्स पैराग्राफ था, बहुत बड़ा पैराग्राफ था। इसमें कम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज़ हुए थे। अब इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा है जो एपी बच्ची होती है ना, वो लाइनन बैंड को जो है काट देती है उससे सीज़र से और कहीं बाहर चल जाती है, जबकि उसका वालिद जो है काम में बिज़ी होता है, उसको एक प्रोजेक्ट मिला होता है तो वो उसमें बिज़ी होता है। सीज़र रख के वो सीज़र से खुद को काट के बाहर चल जाती है और वो बहुत परेशान होता है जब बैकवर्ड मूव करके देखता है कि वो उस जगह पर नहीं होती। तो वो उसको दिल में डर आता है कि वो उसमें गिर गई होगी, खाई में गिर गई होगी, वहाँ चली गई होगी। तो वो खौफ से उसको ढूंढ रहा होता है। फिर वो ढूंढते ढूंढते फिर वो एक जगह पर उसको देखता है जहाँ वो बैठी होती है कीचड़ में, अपने बूट से खेल रही होती है। नेक्स्ट देखते हैं, पैराग्राफ नंबर 3 and 4 देखते हैं। Here was clearly a case of aberration in a Christian child which demanded severe treatment. But Silas, overcome with convulsive joy at finding his treasure again, could do nothing but snatch her up and cover her with half sobbing kisses. It was not until he had carried her home and had begun to think of necessary washing that he recollected the need that he should punish Appy and make her remember the idea that she might run away again and come to harm. Gave him unusual resolution, and for the first time he determined to try to the coal hole, a small closest near the hearth. Naughty Appy. He suddenly began holding her on his knee and pointing to her muddy feet and clothes. Naughty to cut with the scissors and run away. Appy must go into the coal hole for being naughty. Daddy must put her in the coal hole. यहाँ वाज़ेह तौर पर एक बच्ची में बिगाड़ का मामला था जिसने सख्त इलाज का मुतालबा किया था, लेकिन सिलास अपने खजाने को दोबारा तलाश करने की खुशी में मगलूब छीनने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था और इसे आधे सिसकते बोसों से ढांप देता है। इस वक्त तक नहीं हुआ था जब तक वो इसे घर नहीं लेकर गया था और ज़रूरी धुलाई के बारे में सोचने लग गया और इसे ख्याल है कि एपी को सज़ा देनी है और इसे याद दिलाना चाहिए इस ख्याल से कि वो दोबारा भाग सकती है और ख़ुद को नुकसान पहुंचा सकती है। इसने इसे एक गैर मामूली हल दिया और कोठड़ी चूल्हे के करीब है इसे आजमाने का अज़म किया। शरारती एपी वो अचानक शुरू हुआ। इसे अपने घुटनों पर पकड़ा और इसके गंदे पाँव और कपड़ों की तरफ इशारा किया। शरारती कैंची से काट कर भाग जाना। एपी को शरारती होने की वजह से कोयले के
सुराख में जाना चाहिए। डैडी इसे कोयले के सुराख में डालना चाहिए। पैराग्राफ 3 और 4 में पहले तो वो उसको मतलब बैठी होती कीचड़ में उसको पकड़ता है, फिर वो सोचता है इसे एक सज़ा देनी चाहिए ताकि ये दोबारा बाहर निकल कर ना जाए और ख़ुद को नुकसान ना पहुंचाए। फिर वो उसको घर लेके आता है और उसको जो है उसके कपड़े शपड़े साफ़ करता है और उसको सोचता है कि उसको जो है ना कोल हॉल में बंद कर दिया जाए ताकि उसको दोबारा याद रहे कि मुझे ये सज़ा मिली थी और मैंने बाहर नहीं भागना। पैराग्राफ नंबर 5 देखते हैं। He half expected that this would be shook enough and that Appy would begin to cry, but instead of that she began to shake herself on his knee as if the proposition opened a pleasing novelty. Seeing that he must proceed to extremities, he put her into the coal hole and held the door closed, while a trembling sense that he was using a strong measure. For a moment there was silence, but then came a little cry, "Opie, Opie," and Silas let her out again, saying, "Now, Appy, will never be naughty, as else she must go into the coal hole, a black naughty place." अच्छा जी, इससे आधी तवक्का थी कि ये काफ़ी सदमा होगा और एपी रोना शुरू कर देगी, पर इसकी बजाय वो इसके घुटनों पर यूं हिलने लगी जैसे इस तजवीज़ ने इस पर एक नयापन खोल दिया हो जो खुशगवार हो एपी के लिए। ये देखकर इसे इंतहा की तरफ बढ़ना, इसने इसे कोयले के सुराख में डाल दिया और कांपते हुए इस एहसास से दरवाज़ा बंद कर दिया कि वो एक मजबूत पैमाना इस्तेमाल कर रहा है। एक लम्हे के लिए खामोशी छाई और फिर आवाज़ आई, "ओपी, ओपी," और सलास ने इसे बचाने के लिए दोबारा बाहर जाने दिया। अब एपी कभी भी शरारती नहीं होगी, वरना इसे कोयले के सुराख में ब्लैक शरारती जगह पर जाना पड़ेगा। पैराग्राफ नंबर 6 and 7। The weaving must stand still a long while this morning, for now Appy must be washed and have clean clothes on. But it was to be hoped that this punishment would have a lasting effect and save time in future, though perhaps it would have been better if Appy had cried more. In half an hour she was clean again, and Silas, having turned his back to see what he would do with the linen band, threw it down again with the reflection that Appy would be good without fastening. For the rest of the morning he turned round again and was going to place her in her little chair near the loom, when she peeped out at him with black face and hands again, and said, "Appy in the toll hole." फ्रॉम साइलस मार्नर बाय जॉर्ज इलियट। ये साइलस मार्नर बुक से लिया गया, जो हमने अभी कॉन्टेक्स्ट पढ़ा सारा जॉर्ज इलियट ने लिखा है। जो बुनाई को आज सुबह बहुत देर तक खड़ा होना चाहिए। अभी के लिए एपी को धोना चाहिए और साफ कपड़े पहनाना चाहिए, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि इस सज़ा का देर पा असर होगा, मुस्तकबिल में वक्त की बचत होगी। बेहतर होगा अगर एपी मज़ीद रोती। आधे घंटे में वो दोबारा साफ़ हो गई। सिलास ने पीछे मुड़कर देखा लाइनन बैंड की तरफ और कहा कि अब इसके साथ क्या कर सकता हूँ। उसने दोबारा लाइनन बैंड को नीचे फेंक दिया, इस आकाश के साथ कि एपी होगी सुबह के आराम के बगैर बांधे। अच्छा है वो दोबारा घूम गया और इसे खिड़की के पास एक छोटी कुर्सी पर बिठाने जा रहा था, और जब इसने काले चेहरे और हाथों से उसकी तरफ देखा और झांका तो उसने कहा, "एपी इन दी टोल हॉल।" सो पैराग्राफ नंबर 5, 6 एंड 7 में हमने देखा कि वो उसको सज़ा देता है और फिर वो ये भी सोचता है कि वो बच्ची जो है ना मतलब अब ठीक हो गई होगी, अब दोबारा उसको सज़ा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो दोबारा नहीं बाहर जाएगी। सो ये थी हमारी आज की स्टोरी। एक लेसन था एक जिसमें बच्ची को डिस्कस किया गया, उसके फादर को डिस्कस किया कि वो नोटी होती है बहुत ज़्यादा। सो होप सो आपको ये यूनिट अच्छे से समझ आया होगा। इसकी एक्सरसाइज जो है ना मैंने साथ अटैच कर दी है, सॉल्व्ड सारे क्वेश्चंस, पैराग्राफ लिखे हुए और उनके क्वेश्चन लिखे होंगे, पैराग्राफ में क्या बात हो रही है उसको एक्सप्लेन करें और वर्ड्स मीनिंग एज वेल। इस यूनिट में एक्टिविटी 2.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली, ये पेपर में बहुत दफ़ा आया हुआ है 2022 में, 2015 में और 2018 में। तो आपने इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करना है। इसका आंसर जो है मैंने अटैच कर दिया साथ, और इस यूनिट की समरी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।